हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 9। सो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो जैसे कि चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बेसिक पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे कि लाइक ज्योमेट्री कहाँ से आया वर्ड और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या इसमें धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई। तो पहले वो चीज़ पढ़ेंगे एंड देन हम लोग इनकी डेफिनेशंस वगैरह और जो पोस्टुलेट्स है यूक्लिड्स की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स तो क्या थे, एक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। तो अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, तो देखो ज्योमेट्री क्या है। बेसिकली ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेट इज़ जियो और मेट्रियन, सॉरी, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और मेट्रियन मतलब होता है टू मेज़र, मतलब अर्थ को मेज़र करने के लिए जो चीज़ बनाई गई, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ था कि ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड, कि मतलब जैसे पुराने टाइम पे जब उन्हें लैंड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, वो ज्योमेट्री उस टाइम पे इस चीज़ को लेके स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो बेसिकली जो मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है, इसको एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीन सभ्यताओं में क्या था, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में स्टडी किया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें मिस्र की, बेबीलोन की, भारत की, चीन की, मतलब हर जगह में बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते थे, ठीक है। और जैसे हर जगह पे क्या होता है कि अपनी अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, अपने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या करते थे, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे नई नई प्रॉब्लम्स आती गई, तो इन्होंने क्या करा, इसके अंदर डेवलपमेंट्स करी। अब वो डेवलपमेंट्स क्या क्या थी और क्या क्या नीड्स थी कि जिन वजह से ये डेवलपमेंट्स करनी पड़ी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, तो पहला एग्जांपल जो आता है हमारा नील रिवर का। नील रिवर में क्या था कि जब भी नील रिवर में क्या होता था, बाढ़ आती थी, तो क्या होता था कि जो वो आसपास अपने जो आसपास की सारी लैंड बाउंड्रीज होती थी, वो क्या करती थी, वो जो बाढ़ होती थी वो सारी बाउंड्रीज को अपने साथ क्या करती थी, बहा के ले जाती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि जब वो बाढ़ जब बहा के ले जाती थी, तो उसके बाद क्या था कि जो वहाँ के लोकल लोग्स थे, उनको क्या करना पड़ता था, ये बाउंड्रीज दोबारा बनानी पड़ती थी। अब दोबारा बनाने के लिए वो मेजरमेंट्स कैसे ले, कि जो मतलब पहले एग्जैक्ट मेजरमेंट्स थी, तो वो दोबारा मेजरमेंट लेने के लिए क्या करते थे, वो ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती थी उनको, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हुआ, इस पर्पज़ के लिए जो इजिप्शियंस थे, इजिप्शियंस ने क्या करा, दे डेवलप्ड अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स। उन्होंने क्या करा, दे डेवलप्ड अ नंबर ऑफ और उन्होंने क्या करा, और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, किस लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल एरियाज और सिंपल कंस्ट्रक्शन के लिए, जिनसे क्या हो, उन्हें सहायता मिले इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करा, जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती गई, वो लोग क्या करते गए, इस चीज़ को डिस्कवर करते चले गए। और जैसे उन्होंने ज्योमेट्री की नॉलेज को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने क्या करा, जो ग्रेनरीज होती थी, अन्न भंडार होते थे, जो जिनमें हम लोग क्या करते थे, अनाज को स्टोर करके रखते थे, उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है उसके लिए, ठीक है। और रिवर्स हो गई, पिरामिड्स हो गए, इन सब की कंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या करा, उन्होंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल करा, ठीक है। और धीरे 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 उन्होंने क्या करा कि जैसे हम पिरामिड देखें, अगर हम पिरामिड का क्या करें, उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, जो पिरामिड होता है हमारा कॉनिकल शेप में होता है, जो उसको उसको निकालने का भी उन्होंने क्या करा था, धीरे धीरे करके उन्होंने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। तो ऐसे करके जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, वो क्या करते गए, ज्योमेट्री की और डिस्कवरीज करते चले गए।
ठीक है, तो ये बात तो थी सारी इजिप्ट की। अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया में क्या डिस्कवरीज हुई, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो भी खुदाइयाँ थी उनसे हमें यह पता लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो कि अराउंड 3000 BCE पूर्व की बात है, आज से 3000 BCE पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो जब उन्होंने खुदाई करी तो उन्हें क्या पता लगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उन्होंने ज्योमेट्री का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करा। अब वो एक्सटेंसिव यूज़ क्या था कि जब उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट करा तो उन्होंने क्या पाया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिटी थी। अब ऑर्गेनाइज सिटी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके बनाई गई हो। प्री प्लान करने से क्या मतलब है कि जैसे अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ के जो शहर थे वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके बनाए गए थे। जैसे कि वहाँ की जो रोड्स थी वो क्या थी, सारी की सारी आपस में एक दूसरे के पैरेलल्स थी, ठीक है। और जो वहाँ पे क्या था, जैसे पहले के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और क्या बनाया गया था? रोड्स, पैरेलल रोड्स बनाई गई थी। और उन्होंने क्या करा था इसके अलावा, और उन्होंने जो घर बनाते थे वो घरों में क्या करा था, अलग अलग तरीके के काफ़ी कमरे हुए करते थे। और वहाँ के जो ड्वेलर्स होते थे, मतलब घर को बनाते थे, वो क्या थे, वो मेंसुरेशन और प्रैक्टिकल अर्थमेटिक में बहुत ही ज़्यादा स्किल थे। मतलब कहते हैं ना हम लोग स्किल कारीगर जो होते हैं वो उस टाइप के थे। यहाँ तक कि जो वो कंस्ट्रक्शन करते थे घर में, तो जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो ब्रिक्स यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिक्स कैसी भी यूज़ कर लेते थे। वो क्या करते थे, जो ब्रिक्स करते थे वो क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या करते थे, भट्टों पर पका कर बनाई जाती थी। और सब ईंटों के लिए जो रेशो लेंथ होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी। वो क्या होती थी, लेंथ रेशो, ब्रेथ रेशो, थिकनेस कितनी होती थी, 4:2:1, सब इसी साइज़ की होएगी, जो कि इस चीज़ को दर्शाती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करके उन्होंने इस चीज़ को बनाया था। तो इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी ये सब क्या था, ज्योमेट्री को यूज़ करके ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की रचना करी थी उन लोगों ने, ठीक है। तो अब आती है कि धीरे धीरे ये क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, धीरे धीरे क्या हो गई, ये डिस्कवरीज होती चली गई। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो क्या होता है कि अब जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे पास हर क्लास की बुक्स होती है नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि जैसे आज तो हमारे पास क्या बुक्स हैं, इंटरनेट है, वेरियस मेथड से चीज़ें सीखने के लिए। बट एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में ये सब नहीं होता था, तब इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो उन लोगों ने क्या करा, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने सुलभा सूत्र बनाए, जो कि 800 BCE to 500 BCE तक के बीच बने थे। ये क्या थे, ये मैनुअल ग्रंथ्स थे, मतलब मैनुअल्स थे जो हाथ से लिखे गए थे, ठीक है। जिसमें उन लोगों ने क्या मेंशन किया था, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, मतलब कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हो आप, जो मतलब उनको उस टाइम तक जिन चीज़ों की नॉलेज थी वो उन्होंने मैनुअल्स में, मतलब हाथ से लिखे ग्रंथों में कर दी, बना के रख दी, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में बात करें, ठीक है, तो अगर इंडियन हिस्ट्री में जाएँ तो जो हमारा वैदिक पीरियड होता है, ठीक है, तो वैदिक पीरियड ज्योमेट्री जो होती है वो भी क्या हुई है, ओरिजिनेटेड हुई है किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तराज, मतलब वेदियों और फायर प्लेसेस जो अग्निकुंड होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ही शो करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो हवन कुंड वगैरह बनाए होते हैं वो भी क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से ही बनाए थे उन्होंने उस टाइम पे। तो ये जो एग्जांपल्स है ये हमें क्या शो करते हैं कि जो ज्योमेट्री है डेट वाज बीइंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में हर जगह यूज़ होती थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो थी ये क्या थी, अनसिस्टमैटिक मैनर में हो रही थी, ठीक है। तो बस एक चीज़ क्या थी, जो अच्छी चीज़ क्या थी कि ये एक
पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक क्या हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी। अब वो ट्रांसफ़र का मेथड आप चाहे कुछ भी कह लो, चाहे माउथ पब्लिसिटी कह लो, चाहे मैनुअल्स के थ्रू कह लो, कैसे भी कह लो, बट ये ट्रांसफ़र हो रही थी। मतलब ये नॉलेज सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं थी, ये धीरे धीरे क्या करती गई, आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इसमें क्या होती चली गई, डेवलपमेंट्स होती चली गई। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा कि कैसे इन्होंने ये क्या करा, डेवलप्स करा। ठीक है, और कैसे इन्होंने इसका यूज़ करा। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम बात करें जो बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस थे वो क्या करते थे, वो बेसिकली क्या करते थे, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, सो उस टाइम तक क्या था कि सिर्फ ज्योमेट्री को क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसको किस लिए यूज़ किया जा सकता है। बट क्या था कि ये क्या था, एक सिस्टमैटिक साइंस था। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या था कि उस टाइम पे जो इजिप्शियंस वगैरह थे वो क्या, उन्होंने क्या था कि इसको सिर्फ डेवलप करा था एज अ सिस्टमैटिक साइंस के लेवल तक। ठीक है, कि मतलब जितनी उनको ज़रूरत पड़ी, कि जैसे मान लो उनको जहाँ ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी वहाँ तक वो उस लेवल तक उसको डेवलप करते चले गए। ठीक है, बट अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रीस की, वो इनसे थोड़ा हटके था। उनका जो मेन एजेंडा था वो क्या था कि वो इस बात पे ध्यान ज़्यादा देते थे कि ये कंस्ट्रक्शन हो कैसे जाती हैं, कि मतलब जैसे अगर हम ज्योमेट्री अप्लाई कर तो रहे हैं, पर अप्लाई करने पे ये ऐसी सॉल्यूशन या ऐसे जो भी मतलब एरिया से निकल कैसे जाते हैं, मतलब वो रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग गए। ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में था, रीजनिंग में, कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मैथ में बात करते हैं तो मैथ में भी हम लोग लॉजिक रीजंस की बात करते हैं हर चीज़ में, तो इसी चीज़ में वो भी इंटरेस्टेड थे कि वो रीज़न जानने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो दे वर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लाइजिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या था, वो इस चीज़ का ट्रूथ जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अप्लाई करने से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या थे कि ये हो किन कारणों से जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ग्रीक मैथमेटिशियंस आए, जो कि थे हमारे थेल्स भाई साहब। ठीक है, तो ये कौन थे, ही गिव्स क्रेडिट विद गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ। इन्होंने सबसे पहला प्रूफ दिया था। अब वो प्रूफ क्या दिया था, दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड। इन्होंने जो सबसे पहली जो प्रूफ दिया था वो क्या दिया था कि आप सर्कल को क्या कर सकते हो, बाइसेक्ट कर सकते हो। बाइसेक्ट तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कि जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि आप इसको बाइसेक्ट कैसे कर सकते हो, विद इट्स डायमीटर। और आपको पता, ये चीज़ तो आपको आज की डेट में तो आपको पता है कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो क्या करता है, उसे 2 सेमी सर्कल्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। तो ये उन्होंने थेल्स भाई साहब ने सबसे पहला जो थ्योरी थी वो उन्होंने ये दी थी। ठीक है, अब थेल्स के एक बहुत ही प्यारे शिष्य थे, ठीक है, जिनका नाम था पाइथागोरस, जिन्हें आप आज की डेट में पढ़ते हो। और पाइथागोरस आपको अच्छे तरीके से याद है, इन्होंने ही पाइथागोरस डिफाइन करी थी, जो कि होती है हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब आज से 512 BC पूर्व ये पाइथागोरस जो इनके शिष्य थे। ठीक है, तो पाइथागोरस थे और जो उनका ग्रुप था, इन्होंने और इनके ग्रुप ने मिलकर बहुत सारी डिस्कवरीज करी। ठीक है, रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो basically Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. This process continued till 300 BCE. तो ये प्रोसेस कहाँ तक चलता रहा, टिल 300 BCE तक। एट द टाइम यूक्लिड, तो उस टाइम पे कौन आते हैं, हमारे यूक्लिड भाई साहब, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर रिलेट करता है। ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स के क्या थे, अलेक्जेंड्रा में, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रा में, जो कि क्या थे उस टाइम पे मैथमेटिक्स के एक टीचर हुआ करते थे। अब इन्होंने क्या करा, इबिन भाई साहब ने क्या करा, उस टाइम तक, मतलब जिस टाइम पे ये टीचर थे उस टाइम तक इनके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी, मतलब जितने भी मैनुअल्स कह लो, ठीक है, जितने भी प्रूफ कह लो, जितनी भी इनके पास थ्योरीज थी,
इन्होंने क्या करा, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब इकट्ठा करने के बाद क्या करा, इन्होंने इसका एक ग्रंथ बनाया, मतलब जिसे हम आज की डेट में जैसे हम कहते हैं बुक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो इनका ट्रेटाइज था, ग्रंथ थे, उन्हें उनका नाम इन्होंने क्या रखा, एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो इन्होंने एलिमेंट्स बनाया उसको उन्होंने क्या करा, 13 पार्ट्स में डिवाइड करा, टोटल 13 पार्ट्स में। ठीक है, और हर पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, एक बुक। ठीक है, मतलब अलग अलग जिससे रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो बुक होएगी। ठीक है, दिस बुक इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। ठीक है, तो जैसे अगर आप अब इन्होंने क्या करा, ज्योमेट्री को बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया। कैसे, देखो अब क्या था कि हर साइंटिस्ट ने अपनी 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 एक थ्योरीज दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, सबको इकट्ठा करके एक जगह पे अरेंज कर दिया, जिससे लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी और सीखने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उन्हें जो सारा ज्ञान था इससे रिलेटेड वो क्या हुआ, एक ही जगह पे मिल गया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है, हम यूक्लिड्स ने जो ज्योमेट्री की अप्रोचेस की थी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और बेसिकली हम देखेंगे कि जो उन्होंने अप्रोचेस दी थी वो आज के टाइम से कितना लिंक्ड अप रखती हैं और कितना नहीं रखती है। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम करेंगे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये पेन से ये ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज़ अ पॉइंट, कि मतलब क्या है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बट जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी पोजीशन है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वन है लाइन। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, अगर मैं लाइन की बात करूँ तो लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं होता। और जो लाइन की ये जो एंड्स होते हैं, जहाँ पे ये लाइन अभी स्टॉप हो रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट आता है सरफेस। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस क्या होती है, जिसका क्या हो, लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है, जैसे अगर मैं ये पेज की बात करूँ कि ये कॉपी का पेज क्या है, ये एक सरफेस है जिसकी क्या है, एक लेंथ भी है और जिसकी क्या है, एक ब्रेथ भी है। ठीक है, सो द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। तो ये जैसे कि ये पेज है, तो ये जो इसकी एजेस है ये क्या है, ये लाइन्स कहलाती हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्स सेल्फ। ठीक है, तो प्लेन सरफेस क्या होता है, इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स सेल्फ। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। तो स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो उसने क्या करा कि डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम करा। एज्यूम करने का मतलब क्या था कि विच वर नॉट टू बी प्रूव, जो कि अब क्या था, जब उसने इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करा तो कुछ चीज़ें तो उस टाइम पे क्या थी, प्रूफ थी, और कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं थी। जैसे कि दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। वो क्या थी, जो उस टाइम पे प्रूफ नहीं थी, वो क्या थी, एक्चुअल ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थी। तो इस बेसिस पे इसने क्या करा कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट्स कौन कौन से थे, फर्स्ट वन इज एक्सियम्स, सेकंड वन इज पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, तो एक्सियम्स क्या होती थी, डेट वर एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि क्या थी, मैथमेटिक्स के हर पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल थी। जैसे अगर हम बात करें ज्योमेट्री से हट के अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, स्टैटिक्स की, ठीक है, तो ये एग्जाम्स क्या थी, ये मैथमेटिक्स के हर पोर्शन पे अप्लाई होती थी। बट अपार्ट फ्रॉम डेट अगर हम बात करें पोस्टुलेट्स की, तो पोस्टुलेट्स क्या थी, ये सिर्फ ज्योमेट्री तक ही सीमित थी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स की पोस्टुलेट से कि उसकी 5 पोस्टुलेट्स क्या थी। तो पहली जो यूक्लिड की पोस्टुलेट्स थी वो क्या थी, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करा। ठीक है, सेकेंड वन क्या थी कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो सेकेंड पोस्टुलेट में वो क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। जैसे मेरे पास ये एक टर्मिनेटेड लाइन है,
मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, आइदर इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो आपको पता है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए, एक तो आपको क्या चाहिए सेंटर, एंड सेकंड थिंग क्या चाहिए आपको रेडियस। तो आप एक सेंटर और किसी भी मेजरमेंट की रेडियस के साथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, फिर वो चाहे 5 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, 5000 सेंटीमीटर हो, बस क्या होगा उसका साइज डिफर करेगा, बट किसी भी रेडियस के साथ आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन थी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये आपको पता है कि जैसे अगर हम बात करें राइट एंगल्स की, राइट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑब्वियस है 2 = 2 होगा, तो इसी तरीके से 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन आती है जो हमारे पास पोस्टुलेट्स आती है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब वो क्या कर रही हो, लेस देन 2 राइट एंगल्स ले रही हो। जैसे वो क्या कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स ले ली, एक ऐसी और एक ऐसी। इसकी मेजरमेंट, इसको हम ले लेते हैं A, इसको हम ले लेते हैं B। ठीक है, इसको हमने मान लिया C, इसको हमने मान लिया D। वो कह रहा है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन इन 2 स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, तो ये जैसे हमारे पास आ गया, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं हम Q। ठीक है, so if a straight line falling on 2 straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles। ठीक है, मतलब less than 2 right angles, मतलब ये भी 90 डिग्री से लेस होगा इंटीरियर एंगल, और ये भी 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of angle is less than 2 right angles। ठीक है, so जब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा कि जहाँ पे ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं जिनका टोटल सम 180 डिग्री से लेस होगा, तो उस साइड पे अगर हम इन 2 लाइंस को इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स आपकी ये कहती है। सो इन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करेंगे। सो अब हम बात करते हैं यूक्लिड की कुछ एग्जाम्स की। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 7 एग्जाम्स है जो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारी है, बट हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पे हम वही मेंशन कर रहे हैं। तो जैसे कि पहली एग्जाम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई 2 चीज़ें, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल लेके अगर इसको सॉल्व करें कि जैसे अगर A B के इक्वल है एंड B C के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। मतलब A और C भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे ये जो थिंग्स है वो क्या है, इक्वल टू द सेम थिंग्स, देन द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे B A के इक्वल भी था, B C के इक्वल भी था, तो A और C भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकंड है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स को इक्वल्स में ही एडिट करेंगे तो जो होल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन है इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड, मतलब वहाँ एडिड का था, यहाँ सब्सट्रैक्टेड का होगा। इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जो एक दूसरे को कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, मैं दूसरी लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड हो रही है, तो इट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। किसी भी पार्ट का जो होल होता है
वो उस पार्ट से क्या होता है ग्रेटर मतलब उन पार्ट से क्या होगा ग्रेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लाइन है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेट इज़ ए बी एंड सी, ठीक है। तो मेरे पास जो ए बी होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 चीज़ें हैं, ए बी और बी सी और ए सी। तो इस पूरे का होल क्या है ए सी, तो ए सी मेरा क्या होगा ए बी से भी बड़ा होगा, ठीक है, और ए सी मेरा क्या होगा बी सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो जो चीज़ें आर डबल ऑफ द सेम थिंग, उस थिंग की डबल हो वो क्या होंगी आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट वन है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, वहाँ डबल की बात हो रही थी, यहाँ हाफ की होगी, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा दे आर इक्वल टू वन अनदर। इनकी जो ब्रीफिंग है वो हम लोग चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी होगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।